नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड में आज भी बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। देहरादून, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश की आशंका। अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का भी पूर्वानुमान जारी। पर्वतीय क्षेत्रों में गरज चमक और आकाशीय बिजली की भी चेतावनी। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी बिजली चमकने की संभावना। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की भी सलाह दी गई है, तो नदी नालों के आसपास न जाने की अपील इस दौरान की गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। कई पहाड़ी जिलों में बारिश का दौर भी लगातार जारी है और पर्वतीय क्षेत्रों में गरज चमक और आकाशीय बिजली की चेतावनी भी इस दौरान जारी की गई है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। तो मौसम का मिजाज जो है वो लगातार बिगड़ा हुआ है और कई क्षेत्रों में भारी बारिश भी देखने को नजर आ रही है। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। नदी नालों से दूर रहने की अपील भी लोगों से की गई है। तो उत्तराखंड में आज भी बारिश का दौर जारी है और 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी इस दौरान जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश का अनुमान जो वो सटीक साबित हो रहा है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, किस तरह का मौसम रहने का अनुमान जो है मौसम विभाग की ओर से जताया गया है हाल फिलहाल में? देखिए विशाल, मौसम की अगर हम बात करें तो कल जो है उत्तराखंड का मौसम जो है बदल रहा है और जिस तरह से लगातार जो है मौसम के में परिवर्तन आ रहा है, बारिश का दौर भी जारी है और आज भी ये दौर जारी जो है उत्तराखंड में रहने वाला है। मौसम विभाग ने 4 दिनों को लेकर के जो है येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर जो है शामिल है, जिनमें भारी बारिश की जो आशंका है वो जताई गई है और अधिकांश जिलों में हल्की जो बारिश है वो भी जो है मध्यम बारिश देखने को मिलेगी का पूर्वानुमान भी जताया गया है। तो पर्वतीय अगर क्षेत्रों में बात करें तो गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली की चेतावनी भी जो है मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है। लेकिन योगेश, ऐसे में ये भी नजर आ रहा है कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो 4 धाम यात्रा का भी रुख कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा भी हरिद्वार में अभी चरम पर है। ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाएं जो है प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से की गई है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि 4 धाम यात्रा भी है और ऐसे में गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग भी जो है बाधित हुए हैं और उनको खोलने का प्रयास भी लगातार जो टीम है उनके द्वारा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भारी बारिश के बीच जो है मलबा हटाना बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि ऊपर से फिर से मलबा आने की भावनाएं बनी रहती है। कई बार मलबा जो है बड़ी संख्या में ऊपर से आता भी है। तो ऐसे में जो है बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने और ये प्रयास लगातार किया जा रहा है कि जितने भी मार्ग है उनको खोला जाए और गमन जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे। और गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग पर मलबा आया है तो ऐसे में कहीं ना कहीं समस्याएं जो है वो प्रशासन के सामने बनी हुई है कि किस तरह से उसको हटाया जाए और यात्रा जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ाई जाए। ठीक जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने टिहरी कलेक्ट्रेट में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के भी सख्त निर्देश दिए। कार्यक्रम में कुल 80 शिकायतें और मांग पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश को मौके पर ही निस्तारण भी किया गया है, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए भी भेजा गया है। बहुत सी शिकायतें रिपीट हुई हैं। लोग या तो पिछले निस्तारण से संतुष्ट नहीं हुए या फिर जो उनके शिकायतों पर अभी कोई उनको लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो लोग भी रिपीट भी आए। जो मुख्य रूप से शिकायतें मुझे प्राप्त हुई हैं यहाँ पे, तो पीडब्ल्यूडी के प्रतिकर भुगतान को लेकर, टीएसडी के संबंध में और बीआरओ के संबंध में प्राप्त हुई है कि उन्होंने प्रतिकर भुगतान नहीं मिला या निर्माण हुआ तो उसमें दिक्कत आई है। और बाकी छोटी मोटी और अन्य विभागों की भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।
विकासनगर में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से संबंधित नोटिसों पर सुनवाई शुरू हो गई है। रिकॉर्ड में विसंगतियां पाए जाने पर करीब 41,389 मतदाताओं को नोटिस भी जारी किया गया है, जिसकी सुनवाई के दौरान वो आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने रिकॉर्ड में सुधार करा सकते हैं। खंड विकास अधिकारी शांति प्रसाद भट्ट ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संचालित की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन मतदाताओं की अब तक मैपिंग नहीं हो सकी है, वो भी आवश्यक दस्तावेज जमा कर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, इस समय समस्या क्या आ रही है सबसे बड़ी, कि अगर जो वोटर लिस्ट में पहले नाम था राम सिंह, तो उसमें अगर राम सिंह है तो उसमें सिंह हट गया गलती से, तो उससे दिक्कत आ रही है, उसको भी नोटिस आ गया है। और जबकि आधार कार्ड में वही नाम है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इनको अगर लिंक करवाना, जब आधार से लिंक है तो जो आधार वाला नाम है वही रखना था। अब हमारा क्या है कि पहले के लोग बुजुर्ग अनपढ़ होते थे, किसी के फरद में जो है पुशु राम है, किसी के इसमें पुशु सिंह है, उसमें अगर नाम बड़ा 100 है तो उसको भी नोटिस आ गया, छोटा 100 है तो उसको भी नोटिस आ गया है। तो ये भिन्नताएं हैं मेरे हिसाब से। विधिवत विकासनगर विधानसभा में जो एसआईआर में नोटिस इश्यू हुए थे, उनकी सुनवाई शुरू हुई है। आज डिफरेंट जगह पर हमारे 25 जगहों पर आज सुनवाई की जा रही है, जिसमें तहसील स्तर पर भी की जा रही है, विकासखंड स्तर पर भी, और जो दूरस्थ हमारे गांव हैं उनका जो न्याय पंचायत मुख्यालय है, ताकि ग्रामीणों को बहुत ज्यादा दूरी तय न करनी पड़े, तो न्याय पंचायत मुख्यालय पर भी ग्रामीणों की सुविधा के लिए सुनवाई की जा रही है। और आज विकासखंड में भी 2 बूथों में सुनवाई की जा रही है। इनमें जिनको भी जिनके नाम में अशुद्धियां सहित जो अन्य नोटिस उनको प्राप्त हुए हैं, उनको आज विधिवत यहाँ पर सुना जाए। विकासनगर में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची की सुनवाई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और विकासनगर विधानसभा प्रभारी संजय जैन ने आरोप लगाया कि विधानसभा क्षेत्र के करीब 41,000 मतदाताओं को विभिन्न विसंगतियों के आधार पर नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इस संबंध में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अभिनव ठाकुर ने सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्था में बदलाव की भी मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि उनकी प्रशासन ने मांग पर संज्ञान लेते हुए अब संबंधित मतदान केंद्रों पर ही सुनवाई कराने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। बिल्कुल उनकी डिग्निटी से, उनके सम्मान से समझौता किया जा रहा है। उनके सम्मान के खिलाफ एक प्रक्रिया इस तरीके से है कि आप जो नोटिस जारी किए गए हैं वो इस तर्ज पर जारी किए गए हैं कि गलती तो चुनाव आयोग की रही होगी। 2003 की लिस्ट में किसी का नाम अधूरा लिखा है, उसका उपनाम नहीं लिखा, उसका सरनेम नहीं लिखा, मिडिल नेम नहीं लिखा, और आज उसने कालांतर में कंप्यूटराइजेशन के युग में या आधुनिकीकरण के युग में उसको ठीक कराया है या ठीक किया है चुनाव आयोग ने या अन्य जो सरकारी एजेंसियां हैं। आप उसकी बिना पर उसको नोटिस सर्व कर दें, और नोटिस भी दे दें आपकी, आप बड़वा के लोगों को डाक पत्थर बुला लें, कहीं और के लोगों को देहरादून बुला लें, और एक जगह केंद्रीकृत व्यवस्था करें। तो इसमें 41,000 नोटिस हमारी जानकारी में है कि विकासनगर विधानसभा में सर्व हुए हैं और 55,000 नोटिस कैसपुर विधानसभा में सर्व हुए हैं। और संवाददाता इलम सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इलम, क्या कुछ जानकारी भी मिल रही है, आखिर कितने लोगों के नाम अभी तक कट गए हैं और क्या कुछ अभी प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है? जी, आपको बता दूं कि एफआईआर को लेकर जहां एक सब जो सत्ता पक्ष है वो खुशी में है, लेकिन जो विपक्षी दल है कांग्रेस, तो उनका कहना यह है कि जो एफआईआर है इसमें जो सुनवाई के लिए अभी जो नोटिस दिए गए थे लोगों को, वो जो बूथ है वो काफी दूर करीब 8-9 किलोमीटर लोगों को दूर जाना पड़ रहा है, जिसमें बुजुर्ग भी है जो जिनको आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। तो उसको लेकर नाराजगी थी और जिसको लेकर उन्होंने जो रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज कराई, तो उनकी ये मांग मान ली गई है। और जो अब यहाँ जो बूथें हैं, यहाँ पर जो ग्राम पंचायतें हैं तो या कोई स्कूल है, तो वहाँ पर जहाँ बूथ है वहाँ पर ही अब सुनवाई जो है कर दी गई है। लेकिन ऐसे में जो लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानियों का क्या ये इसमें समाधान भी हो सकेगा? और जिस तरह से उनके नाम काटे गए, क्या उस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं क्या?
उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो है ना जो लोगों के जो है ना आधार कार्ड बने हुए हैं, पहले से पूरी प्रक्रियाएं हो रखी है, फिर दोबारा इसमें लोगों को बार बार परेशान किया जा रहा है, जबकि इसकी व्यवस्था पहले करनी चाहिए थी, एक जगह कहीं तहसील कार्यालय में या कहीं एक जगह करते, लेकिन बार बार जो है परेशानी लोगों को हो रही है, जिससे लोगों का कहना है कि भाई वोट अगर देना है तो वोट तो जो चुनाव लड़ते हैं उन्हें चाहिए, तो लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है। ठीक है इलम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून में आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने 109 फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया। जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, मुआवजा, पेयजल, पारिवारिक विवाद और आर्थिक सहायता से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई। इसके साथ ही डीएम ने 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की सुरक्षा के लिए महिला सेल को कार्रवाई के निर्देश भी दिए। वहीं डोईवाला थाना मार्ग पर बस सेवा न होने पर अधिकारियों को तलब भी किया गया। साथ ही लखवाड़ परियोजना के अनुदान, सड़क चौड़ीकरण, मुआवजे और अन्य लंबित मामलों में भी संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जो समाधान दिवस के अवसर पर आज 109 शिकायतें हम लोगों को प्राप्त हुई और उनमें से जो भी निस्तारण किया जाना था जिन चीज़ों का उसी समय में बताया भी गया और कई सारी जगह रिपीटेड तौर पे जो शिकायतें आ रही थी तो उसमें ऑफिसर्स के लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी। उत्तराखंड में आजकल हरेला पर्व की धूम है। जगह जगह पौधे रोपण भी किए जा रहे हैं। वहीं भरसार वानिकी एग्रीकल्चर महाविद्यालय में वैज्ञानिक और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर स्नेहा डोभाल का मानना है कि चीड़ और चंदन के पेड़ किसान की आय दोगुनी नहीं 10 गुनी कर सकते हैं। उनका कहना है कि पेड़ों की संख्या बढ़ने से हमारा पर्यावरण तो शुद्ध रहेगा ही, साथ ही हमें इससे आय भी अच्छी खासी मिलती है। उन्होंने वानिकी के क्षेत्र में युवाओं के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप भी बताया है। नमस्कार, मैं स्नेहा डोभाल वानिकी क्षेत्र से हूँ। पहले वानिकी मीन्स फॉरेस्ट्री ना, फॉरेस्ट्री। आजकल वानिकी का स्कोप बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ों की संख्या कम हो रही है और पेड़ ही सब कुछ है। आजकल जो लैंडस्लाइड हो रही है, ठीक है, कार्बन कम हो रही है, CO2, तो इसमें जो पेड़ों का सबसे ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो पेड़ों का बहुत रोल है क्योंकि जड़ें अपने को रखती है, पानी बिल्कुल अब्जॉर्ब रहता है, ठीक है। CO2 अपना जो हमारा बायोमास है, अबव बिलो बायोमास है, वहाँ CO2 अब्जॉर्ब होती है, जिससे हमारी CO2 की परसेंटेज बढ़ती है, ठीक है। बच्चों के लिए इसमें काफ़ी स्कोप है। बच्चे इसमें करें, BSc करें, MSc करें, PhD, काफ़ी स्कोप है आगे भी, ठीक है। अलग अलग फील्ड है इसमें, सिल्वीकल्चर है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, ट्री इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, वुड साइंस है, ठीक है। सबका अपना अपना एक रोल है। चमोली के दशोली विकासखंड के ग्राम खेरुनू को जोड़ने वाली सड़क आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क टूटने से गांव के करीब 120 परिवारों के सामने आवागमन की समस्या खड़ी हो गई है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फ़ोन पर अपनी समस्या बताई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को सड़क को प्राथमिकता के आधार पर जल्द दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले की लोकपाल घाटी में समुद्र तल से लगभग 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में इन दिनों बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हेमकुंड साहिब के समीप स्थित इस पौराणिक मंदिर के आसपास दुर्लभ ब्रह्म कमल सहित हिमालय पुष्प भी खिले हुए हैं, जो श्रद्धालु के लिए आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। मान्यता ये है कि इस स्थान पर भगवान लक्ष्मण ने तपस्या की थी। मंदिर के कपाट 22 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे और अब 4 महीने तक यहाँ दर्शन पूजन का क्रम भी जारी रहेगा। जय सिया राम, जय बद्री विशाल। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने शेषनाग अवतार में सतयुग में तपस्या की थी, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, दुष्टों के दमन के लिए और भक्तों के कल्याण के लिए तपस्या की। तो कहते हैं त्रेता युग में यहाँ पर लक्ष्मण जी का अवतार हुआ, तब से हमारे भारतवर्ष का इकलौता लक्ष्मण जी का मंदिर यहाँ पर विराजमान है।
जो कि लगभग 60 लाख वर्ष बीत चुके हैं, तब से लक्ष्मण जी यहाँ पर विराजमान हैं। और कई वर्षों बाद कहते हैं कि जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उनका जो पूर्व जन्म था, दुष्ट दमन के नाम से यहाँ पर आए। उन्होंने पूर्व जन्म में यहाँ पर तप किया। लक्ष्मण से भेंट होती है। लक्ष्मण जी उन्हें शिष्य के रूप में दीक्षा प्रदान करते हैं, जो पूर्व गुरु जी थे दुष्ट दमन के नाम से। तो तब से यहाँ पर लक्ष्मण जी विराजमान है। साथ में यहाँ पर दुष्ट दमन के नाम से श्री गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर विराजमान हैं। जय सिया राम, जय बद्री। उत्तरकाशी बारागढ़ी क्षेत्र के प्रसिद्ध देवता हरि महाराज को 2 दिवसीय पैदल शैल यात्रा में गए कई श्रद्धालुओं ने दूध से नहलाते हुए हरि महाराज का आशीर्वाद लिया है। पौराणिक परंपरा के अनुसार हरि महाराज पूर्ण देवता की शैली यहाँ की मान्यता बागगढ़ी क्षेत्र में बहुत विख्यात भी है। स्थानीय मान्यता के अनुसार बुग्यालों की ये यात्रा क्षेत्र हित की समृद्धि और खुशहाली के लिए स्थानीय लोग अपने देवता को खुश करने के लिए देवता को दूध दही से नहलाते हैं, जिससे खुश होकर देवता क्षेत्रवासियों को आशीर्वाद भी देते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य है और तमाम जो देश विदेश के पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको पर्यटक के रूप में विकसित होना चाहिए और ये बहुत ही एक रमणीक स्थल है। और हमारे पूरे गंगोत्री विधानसभा में वास्तव में चाहे वो कुश कल्याण हो, चाहे दयारा बुग्याल हो, चाहे हरंता बुग्याल हो, चाहे डोडीताल हो, चाहे गिडारा हो, चाहे आयाना बुग्याल हो, तमाम बुग्याल और तमाम ट्रैक, चाहे नचिकेता ताल हो, यहाँ की खूबसूरती और कम से कम 20-25 दिन तक का ट्रैक यहाँ से बेलक, जौराई बुग्याल, कुश कल्याण, सहस्त्रताल, तमाम यात्राएं जो हमारी प्राचीन धार्मिक यात्राएं भी हैं और तीर्थाटन के रूप में भी और पर्यटन के रूप में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसमें काम करने की जरूरत है। बारागढ़ी क्षेत्र के आराध्य देव भगवान श्री हरि महाराज की प्रत्येक वर्ष होने वाली शैल यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। हमको सौभाग्य मिला और पिछले कल से हम इस यात्रा में हैं और अभी हम हरुंता बुग्याल क्षेत्र के सौड़ में उपस्थित हैं। बहुत अलौकिक सौंदर्य है, बहुत ही शांत वातावरण, प्रकृति की गोद में बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवान श्री हरि महाराज के सानिध्य में इस यात्रा में सम्मिलित होने का अवसर मिला। अनुपम सौंदर्य है, चारों ओर देवदार, कैल, बुरांस के बहुत ही मन भावन वृक्ष उपस्थित हैं और बहुत ही अनुपम सौंदर्य है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अगर जीवन में अवसर मिले तो आप इस ट्रैक को अवश्य करें। उत्तराखंड में विकास के दावों और चुनावी वादों के बीच उधम सिंह नगर की गदरपुर विधानसभा का कोपा गांव आज भी सड़क का इंतजार कर रहा है। गांव तक जाने के लिए पक्की सड़क तक नहीं है और इसका असर बच्चों की पढ़ाई से लेकर मरीजों के इलाज और युवाओं के भविष्य तक पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब सड़क ही नहीं तो विकास किस बात का। आरोप है कि लगातार 3 बार विधायक रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे भी इस गांव की तस्वीर नहीं बदल पाए। अब ग्रामीणों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों को साफ संदेश दिया है, रोड नहीं तो वोट नहीं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की ये तस्वीरें उन सरकारी दावों की हकीकत बयां कर रही है जिनमें हर गांव तक विकास पहुंचने की बात कही जाती है। लेकिन गदरपुर विधानसभा का कोपा गांव आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। बरसात में गांव का संपर्क टूट जाता है। कीचड़ और जलभराव के बीच बच्चों का स्कूल जाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। बीमार मरीजों को अस्पताल पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है। स्कूल जाते हैं तब भी दिक्कत आती है, कहीं कोई बीमार होता है तब भी दिक्कत आती है, टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं, वो आने जाने में दिक्कत होती है, पानी भर जाता है, नहीं पहुंच पाता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सड़क निर्माण की मांग की, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला।
उनका आरोप है कि क्षेत्र से लगातार 3 बार विधायक रहे और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे भी गांव की इस सबसे बड़ी समस्या का समाधान नहीं करा सकी। सवाल उठ रहा है कि जब वर्षों तक सत्ता और जनप्रतिनिधित्व दोनों साथ थे, तब भी सड़क क्यों नहीं बन सकी। तो एक तो हमारे वो पुलिया पड़ती पानी है, ठीक है। बच्चे हैं मेरे, एक 4 साल का, एक 5 साल का, तो यहाँ से नहीं निकला जाता है कट से। तो पढ़ाई मतलब छूटी हुई है, बस पढ़ाई नहीं कर पा रहे। इस 2000 उस टाइम वापस भेज दिया, वोट नहीं डाले हमने। ग्रामीणों का दर्द सिर्फ आवागमन तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि सड़क नहीं होने की वजह से गांव के युवकों की शादी तक में परेशानी आती है। लोग गांव आने से कतराते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया था और अब विधानसभा चुनाव से पहले फिर चेतावनी दे रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ये जो भी आता था कहता कि हाँ रास्ता बनेगा बनेगा, जब वोट डाल देते तो फिर कोई आता ही नहीं। इसलिए हमने 25 में वोट 2024 में हमने वोट नहीं डाले थे। हमने कहा काम करोगे तो तब डालेंगे। चुनाव के समय विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन कोपा गांव के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उनका नंबर कब आएगा। क्या चुनावी मंचों पर किए गए दावे सिर्फ भाषणों तक सीमित हैं? क्या सरकार और जनप्रतिनिधियों को सड़क की जरूरत सिर्फ वोट मांगने के समय ही याद आती है? अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार इस नाराजगी को दूर करने के लिए सड़क बनवाती है या फिर कोपा गाँव एक बार फिर लोकतंत्र में अपनी नाराजगी बहिष्कार के जरिए दर्ज कराएगा। कोपा गांव की ये कहानी सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि उन वादों की भी है जो हर चुनाव में किए जाते हैं लेकिन जमीन पर पूरे नहीं उतरते। अब फैसला सरकार और जनप्रतिनिधियों को करना है कि वे गांव तक सड़क पहुंचाएंगे या फिर चुनाव में जनता का गुस्सा झेलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नेबल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।